दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभी फ्राइडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी, यूएसए के प्रेसिडेंट ने, कि इंडिया एंड रशिया इकोनॉमीज आर डेड इकोनॉमी। सो इस पे काफ़ी हो हल्ला मचा कंट्री के अंदर और हंगामा चल रहा है, जिसमें अपोजिशन ने तो खैर अपनी समझ से, नासमझी से इसको पत्थर की लकीर समझ लिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो सही है। बट रियलिटी एकदम उलट है और हमारी कंट्री की जीडीपी 6.5% के हिसाब से ग्रो कर रही है और आज की तारीख में यूएसए की जीडीपी 1.5% के हिसाब से ग्रो कर रही है। ये ज़रूर है, आज की तारीख में अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो नंबर 1 इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और चाइना नंबर 2 है, जर्मनी नंबर 3 है, और आज की तारीख में हम नंबर 4 इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो ये जो स्टेटमेंट आई, ये एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। और हमने इसमें जाकर पीछे देखा इतिहास में कि क्या ये फर्स्ट टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला है या पहले भी ऐसा कोई ट्रेंड रहा है। तो हमें आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट रहे हैं अभी तक 1947 ऑनवर्ड्स, हमने एक संकलन किया कि जो भी प्रेसिडेंट रहे उन्होंने उनकी सोच क्या रही थी हमारे कंट्री के बारे में अभी तक, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग नहीं है। और एक यूएसए के प्रेसिडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने इंडियंस को बाकायदा गाली दी थी और हमारी लेडीज़ के बारे में काफ़ी कुछ गलत बोला था। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में यूएसए के प्रेसिडेंट्स 1947 ऑनवर्ड्स क्या सोच रखते थे और हम किन मुश्किलों से निकलकर आज की तारीख में हम 6.5% इकोनॉमी बने हुए हैं। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, जब 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया, उस टाइम पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, जो 1945 टू 1953 तक प्रेसिडेंट रहे और जिनकी आप पिक्स देख रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा, बट इंडियंस के लिए एक स्टेटमेंट दी थी जब नेहरू इनसे मिले थे यूएसए में जाकर, कि इंडियंस आर वेन, सेंसिटिव एंड इमोशनल पीपल एंड डिफ़िकल्ट टू डील विद। ये उनकी स्टेटमेंट थी, एक असेसमेंट था जब पंडित नेहरू इनसे मिले थे। और ये बस इतना ही एक स्टेटमेंट है। बाकी इनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के साथ, इंडियंस के साथ, और एक छोटे पीरियड में ही ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1953 टू 1961 करीबन 8 साल तक यूएसए के प्रेसिडेंट रहे डी एइज़नहावर। डी एइज़नहावर एक अच्छे पीरियड के लिए 8 साल के लिए 2 बार रिपीट हुए थे, और इनके पीरियड में ही जो PL 480 एक फूड एग्रीमेंट था वो साइन हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसमें यूएसए अपने यहाँ का जितना भी एक्सेस वीट और राइस होता था उसको इंडिया के लिए उन्होंने एक कोटा में भेजना शुरू किया विद इंडियन करेंसी, क्योंकि इंडिया में फूड शॉर्टेज थी। जब कंट्री आज़ाद हुआ था हमारे कंट्री में फूड स्केर्सिटी थी और ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी उस टाइम पर। तो ये फूड एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने और कोई नेगेटिव नहीं बोला था। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो इंडिया में विजिट के लिए आए थे 2 से 3 दिन के लिए दिसंबर 1959 में। तो ये इंडिया के लिए खैर इन्होंने अच्छा ही किया जो भी किया। इसके बाद अगले जो प्रेसिडेंट आए 1961 टू 1963, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट बने, और ही इज़ ए हैंडसम गाय, और ये 2 साल तक ही प्रेसिडेंट थे बिकॉज इनका मर्डर हो जाता है, असैसिनेशन हो जाता है, और ये कंट्री के लिए न्यूट्रली थे और इंडिया को एज अ चैरिटी केस ज़्यादा कंसिडर करते थे कि इंडिया एक गरीब मुल्क है और इंडिया को चैरिटी चाहिए। डिड नथिंग फॉर इंडिया, कोई इंडिया के लिए अच्छा काम नहीं किया है इन्होंने। बट ये है कि जो 1961 में गोवा लिबरेशन थी उसमें इंडिया को ज़रूर सपोर्ट किया था,
और 1962 की जो वॉर हुई थी उसमें चाइना के साथ हमारी जब वॉर थी उसमें शुरू में तो खैर मना कर दिया था, बट बाद में जब वॉर के एंड स्टेज में आकर उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किए थे। जब नेहरू ने काफ़ी उनको लेटर्स लिखे थे उसमें उन्होंने उस टाइम के बाद एकदम वॉर के एंड में जाकर सप्लाई दी थी। तो ये 2 साल ही इनका पीरियड रहा। ये भी कूल्ड थे कंट्री के लिए, कोई ज़्यादा इन्होंने ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं रहे। इसके बाद आए एल.बी. जॉनसन, वो 1963 टू 1969 8 साल तक रहे यूएसए के प्रेसिडेंट, और उनके पीरियड के अंदर भी कोई ज़्यादा नहीं रहा, टूवर्ड्स न्यूट्रल ही रहे, बट पाकिस्तान के सपोर्ट में रहे। और जब 1965 की वॉर थी तो उन्होंने अपनी कंट्री को, अपनी कैबिनेट को बोल दिया दैट वी शुड नॉट इंटरफियर, और इंडिया पाकिस्तान का अपना मैटर है और वो दे हैव टू सी ऑफ देयर ओन। हाँ, जब उनको पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्यूनिशन ज़रूर सप्लाई हो रहे थे, बिकॉज इंडिया का जो शुरू में एक नॉन एलाइंड समिट में जाने का था, जिसको सस्पिशन के तौर पर देखा जाता था कि आने वाले टाइम में हम यूएसएसआर की तरफ या कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है, ब्लॉक है, उसकी तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है। जो यूएसएसआर, क्योंकि रशिया तो अब बना है, उस टाइम पर यूएसएसआर होता था और ईस्टर्न ब्लॉक जिसको बोला जाता था। तो ये सब रहा। और उसके बाद जो अगले प्रेसिडेंट आए थे रिचर्ड निक्सन 1969 टू 1974, ये 5 साल रहे और बाद में इनको वाटरगेट स्कैंडल के तहत इनको हटना भी पड़ा। बट ही इज़ द प्रेसिडेंट जो एक विलेन है हमारी कंट्री के लिए, और इन्होंने कंट्री के लिए बहुत लो बोला था। और इनको जो बताया भी जाता है, ही इज़ टोटली अ वल्गर गाय, रेसिज्म, थर्ड रेट ह्यूमन बीइंग स्टेटमेंट बाय FM नटवर सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह थे, के नटवर सिंह, उन्होंने इनके लिए ये शब्द यूज़ किए बिकॉज ये इन्होंने इंदिरा गांधी जब गई थी वहाँ पर यूएसए में 1971 में, बिफोर द वॉर स्टार्टेड, तो उन्होंने बहुत ख़राब बोला था इंदिरा गांधी के बारे में। तो ये एक कंट्री के विलेन है और इन्होंने कंट्री के लोगों को कायदे में गाली भी दिया था। और जो मैं शब्द यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता हूँ वीडियो में, और जो इंदिरा गांधी के लिए या इंडियन फीमेल के लिए उन्होंने जो स्ट्रीट लैंग्वेज यूज़ की थी, आई कैन नॉट स्पीक ओवर हेयर इन दिस ब्लॉग। सो आप समझ सकते हैं आप कि शब्द क्या हो सकते हैं। और इसके बारे में एक ऐसा भी समय आया जब इनको अपने पोस्ट से हटना पड़ा। तो और इसी की वजह से यूएसएसआर की हमारी जो ट्रीटी भी हुई थी 9 अगस्त 1971, उसके जस्ट बाद जब इंदिरा गांधी गई थी यूएसए में और उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और उसके बाद ही ये वॉर शुरू हुई थी बांग्लादेश की। रिचर्ड निक्सन का एक ब्लैक स्पॉट है। उसके बाद रिचर्ड निक्सन के बाद गैरेट फोल्ड आए यूएसए के प्रेसिडेंट 1974 टू 1977, 4 साल ही रहे, बट उनके पीरियड के अंदर कोई ऐसा एपिसोड नहीं रहा और वो प्रो पाकिस्तानी ही थे। खैर छोटे टाइम के लिए रहे, और पाकिस्तान को सारे यूएसए के जितने प्रेसिडेंट थे वो सपोर्टिव ही रहे उनके साथ। इसके बाद जिमी कार्टर आए, प्रो पाकिस्तानी थे, और उनके टाइम पर जो एक एपिसोड हुआ कि यूएसएसआर ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को 1979 टू 1989 तक, यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में उनकी फोर्सेस रही। तो उस पीरियड के अंदर जिमी कार्टर थे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दिल खोल कर मदद की, और पाकिस्तान की एक तरह से लॉटरी लग गई उस टाइम पर। फाइटर जेट्स उनको दिए पाकिस्तान को, F-16 भी उसी पीरियड के दौरान उनको मिले पाकिस्तान को। तो ये सब रहा 1977 टू 1981 जो जिमी कार्टर का पीरियड था, उस पीरियड के अंदर। उसके बाद रोनाल्ड रीगन आए 1981 टू 1989, और इन्वेड तो हो ही चुका था अफगानिस्तान। और उस टाइम पर जो रोनाल्ड रीगन थे वो तो खैर एक वो भी पाकिस्तानी सपोर्टर ही थे,
और पाकिस्तान को उन्होंने अफ़गान क्राइसिस के अंदर काफ़ी हेल्प की, काफ़ी पैसा दिया। वो पैसा बाद में स्विस बैंक में गया, पाकिस्तानी जनरल्स के अकाउंट में, या वो पैसा घूम फिर कर कश्मीर में आया। आईएसआई ने कश्मीर के अंदर जो उत्पात मचाया इसी पीरियड के अंदर 81 टू 89 का जो पीरियड था, कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ती गई बिकॉज फंडिंग पाकिस्तान से आ रही थी और पाकिस्तान को पैसा यूएस से दे रहा था फॉर तालिबान और टू फाइट दोज फोर्सेस जो यूएसएसआर के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं। और कायदे में अल कायदा को और तालिबान को खड़ा यूएसए ने ही किया था उस पीरियड के अंदर। खैर वो पीरियड ख़त्म हुआ रोनाल्ड रीगन का, और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए सीनियर। जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो प्रेसिडेंट हैं उनके फादर, उनका पीरियड था 1989 टू 93, 4 साल ही रहे। और उनके पीरियड में गल्फ वॉर हुई थी इराक में, और उन्होंने एक टाइम पर इंडिया को, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर पैसा नहीं था, फूड सिक्योरिटी तो हम आई चुकी थी हमारी, वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुकी थी, तो उसके बाद भी हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे। और एक टाइम पर उन्होंने $1.2 बिलियन यूएसए ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला और आईएमएफ से लोन के लिए सैंक्शन किया। बट जब टाइम आया फंडिंग का, तो उस टाइम पर उन्होंने आईएमएफ को बोला कि इनसे कोलेटरल सिक्योरिटी भी चाहिए इंडिया से, और इंडियन गोल्ड को यूके वॉल्ट में रखवाया गया, जिसको आप बोल भी सकते हैं 1991 के अंदर गोल्ड एपिसोड जो हुआ था, हमारी कंट्री को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा बिकॉज गल्फ वार थी और क्रूड एकदम जो $150 के आसपास पहुंच चुका था उस टाइम पर। और जिसको अगर कंट्री को रन करना था, जो कंट्री की इकोनॉमी को रन करना था, जिसके लिए क्रूड चाहिए था, तो वो क्रूड के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो उसके लिए हमें सोना गिरवी रखना पड़ा। अमेरिका ने कोलेटरल मांग लिया था थ्रू आईएमएफ। तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम की बात है। उसके बाद 1993 में बिल क्लिंटन यूएसए के प्रेसिडेंट बने और वो 8 साल तक रहे। बिल क्लिंटन को हम इसलिए अच्छे दिल से याद करते हैं क्योंकि वो इंडिया के पहले ट्रू प्रेसिडेंट थे, और उनके टाइम पर रहते हुए इंडिया को उन्होंने हमारी जो कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे इंडियन बॉन्ड्स को BBB स्टेटस दिया, और फर्स्ट टाइम यूएसए के अंदर उसको एज अ इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर प्रिजर्व किया गया यूएस ट्रेजरी में। क्योंकि उससे पहले कोई भी इस तरह की चीज़ होती थी उसको कोलेटरल के तौर पर यूज़ किया जाता था, बट ये एज अ इन्वेस्टमेंट उन्होंने बाई किया। ये वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम की बात है। और उसके अलावा यूएसए सपोर्ट तो पाकिस्तान को करता ही था, बट इंडिया के लिए बिल क्लिंटन एक अच्छे प्रेसिडेंट गिने जाते हैं। और उनके टाइम पर ही हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसका एंड टाइम पर लास्ट में थोड़ा नाराज़गी भी हुई थी बिल क्लिंटन की तरफ से। तो ये वाजपेयी जी ने स्मार्टली प्ले किया था 1998 में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे। तो बिल क्लिंटन का ओवरऑल कार्यकाल अच्छा था और उनके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशन अभी भी हैं। बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर आए और वो प्रेसिडेंट बने 2001 से 2009 में। 9/11 इनके टाइम पर ही हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान की एक तरह से फिर लॉटरी लगी, बिकॉज जब 9/11 हुआ तो अल कायदा को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो की फोर्सेस आई, और उसको सपोर्ट करने के लिए ही पाकिस्तान को फिर डॉलर मिले। बिल क्लिंटन के बाद जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, और उनके टाइम पर ही पाकिस्तान को जब खूब पैसा मिल रहा था, पाकिस्तान ने वो पैसा वापस चैनलाइज किया, इंडिया में कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ाई। 2001 से 2009 के पीरियड के अंदर इंसर्जेंसी कश्मीर के अंदर काफ़ी थी, और वो सब पाकिस्तान को जो फंडिंग आ रही थी वो जो मिसयूज़ हुई उसकी वजह से सब हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक स्टेटमेंट और है जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी उन्होंने इंडियन पब्लिक के लिए, कि इंडियन मिडिल क्लास ज़्यादा खाना खाने लग गई है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड हो रही है, और वर्ल्ड वाइड जो
फूड आइटम्स हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी और उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर A.K. एंथनी ने इसको पार्लियामेंट में भी बोला था दैट दिस इज़ अ क्रूअल काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो जो इंडियन मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी कंट्री के अंदर, तो उसको उन्होंने एज अ जोक के तौर पर यूज़ किया। तो इट्स अगेन अ सरकास्टिक रिमार्क फॉर इंडियन पब्लिक। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ये कार्यकाल इस तरह से रहा और उन्होंने कायदे में तो जो न्यूक्लियर जिसको बोलते हैं कांग्रेस वाले कि न्यूक्लियर डील हुई थी, उन्हीं के टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब गए थे, बट उसमें काफ़ी बंदिशें थी और ये न्यूक्लियर डील एक पेपर ऐश ही बन गई जिसमें IA को पूरा अकाउंट फॉर करना था, नॉन न्यूक्लियर प्रोविजन ट्रीटी साइन करनी थी, ये सब बंदिशें थी जिसकी वजह से वो ट्रीटी कामयाब नहीं गिनी जाती। तो ये सब रहा था उनके पीरियड के अंदर। उसके बाद बराक ओबामा आए 2009 से 2017 तक, वो प्रेसिडेंट रहे 2 बार। और बिल क्लिंटन के बाद उनको हम कंट्री एज रिगार्ड करते हैं एज ए गुड प्रेसिडेंट, एज ए फ्रेंड फॉर इंडिया। और उन्होंने अपने टाइम पर पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम डिक्लेयर किया रादर जब एबटाबाद में बिन लादेन मिला, तो उसके बाद से पाकिस्तान को जो भी फंडिंग मिल रही थी वो सब बंद हो गई और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। उसी के बाद से कश्मीर के अंदर भी इंसर्जेंसी कम हो गई 2013 के बाद। और तब मोदी जी नए नए आए थे और उनको एज ए स्टेट गेस्ट भी इनवाइट किया गया था 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड में। ये फर्स्ट US प्रेसिडेंट थे जो रिपब्लिक डे परेड में पहुंचे थे, मिस्टर बराक ओबामा। और उन्होंने हमारे कंट्री को, इंडिया को परमानेंट सीट के लिए UNSC में 2 बार रिकमेंड किया था। इसके अलावा उन्होंने जो लश्कर तोयबा और असद मसूद अज़हर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया। तो ये सब चीज़ें थी और इनके टाइम पर ये सब कंट्री के लिए वो समझते थे कि पाकिस्तान एक रियल प्रॉब्लम है। तो ये उनका कार्यकाल हमारे एक फेवर में रहा। इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप आए, जो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने, 2017 से 2020 तक रहे और उनके कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में बातें ज़्यादा होती रही, हुआ कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। एंड प्रॉमिस होते रहे। H1B वीज़ा भी उन्होंने कर्टेल ही किया। इमिग्रेशन के लिए वो उतने लिबरल नहीं थे और वो पॉलिसी हम अब उनके सेकंड टर्म में भी देख रहे हैं। तो बिल क्लिंटन जो इनके बाद जो लास्ट प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, वो रहे और वो एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट थे कंट्री के लिए। उन्होंने ना तो कुछ अच्छा किया ना कुछ बुरा किया और वो अपना पूरा टाइम उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वॉर में ही दिया कुल मिलाकर। तो ये सब था। और आप लोगों का क्या कहना है? अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया एंड रशिया आर डेड इकोनॉमी। बेसिकली अमेरिकन जितने प्रेसिडेंट रहे हैं उनको सबको एक जेलसी है कि हम USSR के या और आज की तारीख में रशिया के इतने क्लोज क्यों हैं। तो और अब हम जैसे ऑयल भी, क्रूड ऑयल भी वहाँ से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं और हम सारे आर्म्स एंड एमुनिशन भी हम रशिया से ही ज़्यादा लेते हैं क्योंकि रशिया हमारे साथ काफ़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है और एक ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है। तो हमारी रिलायबिलिटी उनके साथ काफ़ी अच्छी है, ट्यूनिंग है, प्लस जो उनके प्राइसिंग है वो भी रीज़नेबल है आर्म्स एंड एमुनिशन में। तो आप भी समझते हैं पैसा खूब जाता है और अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की, USA ने, कि हम F-35 उनका लें। प्राइस वाइज वो Su-57 से मोर देन डबल की प्राइस है। और जब उनके जो अभी F-35 क्रैश भी हो रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो एयरफोर्स है वो ट्यून नहीं है कि हम यूरोपियन या अमेरिकन इक्विपमेंट्स लें, बिकॉज सॉफ्टवेयर भी उसी हिसाब से अपडेट करना होगा, ट्रेनिंग भी होगी और रशिया के सॉफ्टवेयर के साथ
हम यूज टू हैं। तो ये सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं है सब चीज़ें, बट ओवरऑल यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो एटीट्यूड रहा है ओवरऑल कंट्री के लिए वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या मत है, और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में हमारी कंट्री को फेवर करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे या बाय कंपल्शन करेंगे? तो आप अपने मत, अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।